So hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel फिजिक्स की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मिस्टर विकास कुमार मीणा, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2023 में ऑल इंडिया रैंक 672 अचीव करी है। एंड विकास का ये पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी सीएससी का। सो वेरी फर्स्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड योर फैमिली मिस्टर विकास फॉर अचीविंग सच ए ग्रेट रैंक, बिकॉज ये लोगों का सिर्फ सपना रहता है यूपीएससी में अच्छी रैंक हासिल करना, एंड यू हैव क्रैक्ड इट। सो आई रियली अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू मुकेश। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वैसे भी। और देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद अच्छी की करेंगे। सो विकास, वेरी फर्स्ट लोग सिर्फ ऐसा सोच पाते हैं कि वो यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, सिर्फ सोचना मात्र लोगों के लिए रह पाता है। आप अपना मोटिवेशन कहाँ से लेके रखते थे, मतलब यूपीएससी बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जर्नी भी बहुत लंबी होती है, तो आपका मोटिवेशन किस तरीके से बना रहता था? देखिए मुकेश, बात ऐसी है कि शुरुआत में जब प्रिपरेशन करने के लिए हम आते हैं तो सबके मन में एक जिद रहती है कि भाई हमें करना है और जल्दी से जल्दी करके अचीव करनी है चीजें। पर बात ये है कि काफी बार डिप्रेशन का फेज आता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा सीन था, क्योंकि मैंने पहली बार दिया और मैं सफल हो गया, तो मुझे वो फेज देखना नहीं पड़ा। परंतु मैंने बीच बीच में मोटिवेशन लिया है अपने फैमिली मेंबर से। उन्होंने हमेशा मेरे पे भरोसा जताया है। दोस्तों से जिन्होंने मेरे पे हमेशा भरोसा जताया है। और सराउंडिंग में, माहौल में मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, ऐसे ग्रुप्स के साथ रहा हूँ जिन्होंने हमेशा मेरे पे बिलीव किया है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोटिवेशन का फेज रहा है। साथ ही जब अपने जैसे लोगों को मैं सेलेक्ट होते हुए देखता था, पिछली बार अगर आप देखें तो दिव्या तंवर जो 105वीं रैंक थी, उनको देख के, और भी कुछ एक मेरे जानने वाले हैं जो सेलेक्ट हुए हुए हैं, उनको देख के मोटिवेशन आता था कि यार जब अपने जैसे लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल क्यों ना मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो उसी को एज ए जीद रखा मैंने अपने अंदर और एग्जाम दिया। और भगवान की कृपा से इस बार पहली बार में सफलता मिली है। जी। तो बहुत अच्छा आपका। और मैं आप लोगों को बता दूं, विकास का ये पहला अटेम्प्ट था ये यूपीएससी सीएससी के लिए। इससे पहले ये 2021 के पास आउट है। उन्होंने अपनी बीटेक एनआईटी दिल्ली से कंप्लीट करी है। विकास अभी 23 की एज में हुए हैं, राइट? 23 की एज कंप्लीट की है, तो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज 23 की एज में ये सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो विकास, आप हमारे एक्सपीरियंस के लिए बताइए कि मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें? मतलब प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते लोग अगर तो सही माहौल में, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? देखिए मेरा मानना ये था कि चूंकि मेरा गोल पहले से डिसाइडेड था, घर वालों ने भी मेरे को उसी फील्ड में मोटिवेट किया हुआ है पहले से। तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद एक जो मेरा मेन मोटो था वो यही था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी में 1 2 3 4 साल देने हैं। साथ में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो जैसा मैंने भी किसी टॉपर से या फिर कोई मेरे ऑलरेडी सीनियर्स है जो तैयारी कर रहे हैं स्टेज में है, उनसे मैंने सलाह ली थी। तो उनका मानना ये था कि एनसीईआरटी आप पहले पढ़िए, तो उससे क्या है कि बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा। चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरे लिए ह्यूमैनिटीज वाला बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट। मेरा ऑप्शनल भी हिंदी साइड से रहा हुआ है, तो वो भी एक तरह से टोटली डिफरेंट है। परंतु मैंने शुरुआत में एनसीईआरटी को जैसे पढ़ा, उसकी लैंग्वेज को समझा थोड़ा बहुत, और अपने आप में ग्रैब किया कि भाई ये चीजें को किस तरह से देख पाऊंगा मैं आगे चल के, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में अपना 1 1.5 आगामी साल देना। तो उसी बीच में मैंने वो प्रिपरेशन, नींव का जो पत्थर कहते हैं, नींव के पत्थर के तौर पर मैंने एनसीईआरटी को तरजीह दी थी। और उसी माध्यम से फिर जब जैसे लॉकडाउन चलता रहा, लॉकडाउन के फेज में भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी करी थी, यूट्यूब पे जो अवेलेबल थी। उसके अलावा फिर बाद में यहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। सौभाग्यशाली हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने जैसी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी थी। तो उस वजह से जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे पूरा पूरा गाइडेंस मिला, और मुझे एक जरा भी संकोच नहीं होता कि कहते हुए कि कोचिंग जो थी, मेरी संस्कृति आई है, उसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि इस बार मैं सफलता की दहलीज पर खड़ा हूँ। जी। तो विकास ने बताया कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशंस में एनसीईआरटी बुक्स का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, एंड इनकी कोचिंग में जो इन्होंने वहां से जितनी लर्निंग ली, कहीं ना कहीं ये इनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, तभी इनकी इतनी अच्छी रैंक अचीव कर पाए हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनका ये पहला ही अटेम्प्ट था। दरअसल इतना आसान होता नहीं है यूपीएससी क्रैक कर पाना। सो विकास, अगला सवाल हमारे एस्पिरेंट्स की तरफ से ये है कि जैसे आपके लिए मतलब बुक लिस्ट किस तरीके से आपने बना रखी थी, मतलब बुक्स का क्या रोल रहता था? देखिए अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो मैंने ज्यादा गाइड बुक फॉलो करी नहीं है। पर मैं जैसे चूंकि इस फील्ड में रहा हुआ हूँ तो मुझे पता है कुछ बुक्स के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, जो एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं।
अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की तो आप सभी लगभग वाकिफ होंगे कि एम लक्ष्मीकांत को बहुत माना जाता है, तो वो एक अच्छी बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का भी नाम मैं सामने दूंगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में मैंने जो स्पेशली फॉलो की थी वो शंकर आईएएस की इंग्लिश मीडियम वाली बुक थी। अगर आप वो फॉलो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाते हिंदी में आप फॉलो करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस की एक कोई बुक आती है जो लेटेस्ट उसका एडिशन होगा, वो आप खरीद सकते हैं मार्केट से जाकर। साथ ही इकोनॉमी के लिए मैंने हमारे कोचिंग के सर हैं एक एवं सर, उनके नोट्स को वरीयता दी थी। अगर आप उनके नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं तो मृणाल सर जो अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं, उनके नोट्स भी काफी हद तक मददगार साबित होते हैं। हिंदी माध्यम में तो आप रामेश्वर सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी 11th क्लास की है। साथ ही साथ हिस्ट्री में तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की एक 11th क्लास की बुक है जो एनसीएंट को कवर कर लेती है। उसके अलावा ज्योग्राफी की अगर बात करी जाए तो ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट सोर्स है क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी को आप फॉलो करें बिना किसी हेजिटेशन के। तो मेरा जो मेनली फॉलो करने का तरीका था वो, हालांकि इन बुक्स की तरफ ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर बुक्स तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अ, अगर आप कोई एक सोर्स को पढ़ रहे हैं तो उसी को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि वो जो सोर्स है वो आप बार बार पढ़ेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे चीजों को। आप बिटवीन द लाइंस पढ़ पाएंगे, जो कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस। तो रीड बिटवीन द लाइंस वाला चीज तभी आ पाएगा जब आप एक सोर्स को लगातार फॉलो करते हैं, बजाय कि अलग अलग सोर्सेज को एक बार फॉलो करें। तो मेरा मानना ये है कि जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट है वो लगभग ऑलमोस्ट सारी बुक्स में सेम है, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फर्क चलता है। पर वो आप एक ही बुकलेट को पढ़ते रहिए और बार बार पढ़िए, तो उससे आपके सफलता के चांस और हद तक बढ़ सकते हैं। तो मैंने यही किया था बेसिकली। जी। ओके, तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। नाउ एक और क्वेश्चन रहता है लोगों के लिए, जैसे नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी, मतलब किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए, या फिर हम प्रिंट आउट फ्री यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। जी मुकेश, बात ऐसी है कि अगर आप खुद से बनाई हुई चीजों को फॉलो करेंगे तो आप ग्रेड भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर खुद के हैंड राइटिंग से लिखे हुए, खुद ने उस चीज पर मेहनत की है, तो अपने को लगेगा कि भाई मैं पढ़ूंगा भी तो मुझे उसी चीज से एंथुसियाज्म रहेगा कि मैं याद भी कर पाऊंगा चीजों। प्रिंट आउट लेके भी पढ़ सकते हैं नोट्स का, पर मैं उन चीजों को थोड़े वरीयता कम देता हूँ। क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जो चीज मैंने बनाई है, मैंने प्रिपेयर की है, उन चीजों को कवर करना मेरे लिए ज्यादा आसान है बजाय किसी और चीज। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि नोट्स अगर आप खुद से बनाएं, खुद से शॉर्ट नोट्स बढ़ाएं, खुद से छोटे छोटे कुछ बुकलेट टाइप में रख लीजिए आप अपने पास, जिसमें अलग अलग सेगमेंट बना के उसमें बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें लिख सकते हैं जो आपको याद रह जाएं और जो बहुत की पॉइंट्स टाइप में हो, तो उनको आप याद रख सकते हैं। और खुद के बनाए हुए प्रिपेयर किए हुए नोट्स ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। बाकी अगर आप ऐसा नहीं कर पाते या आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो आप प्रिंटेड मटेरियल भी खरीद सकते हैं, वो भी उतना ही हेल्पफुल होता है। बस एक बात है, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है खुद की बनाई हुई चीजें। जी। ओके, सो इनके अकॉर्डिंग अपने खुद के नोट्स को ज्यादा वरीयता देनी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जी। जैसे अभी आपने यूपीएससी क्रैक किया तो लोग आपको भी देख रहे होंगे, आपकी भी जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको लोग फॉलो करना चाहिए। तो टॉपर स्टॉक, मतलब आपने भी पहले कहीं देखी थी, तो उनका आपको कैसा क्या बेनिफिट मिला। और मेरा मानना यह है कि टॉपर स्टॉक तो एक गाइडेंस के तौर पर शुरुआत की फेज में आपको गाइड कर सकती है, पर बात यह है कि पर्टिकुलर इंसान की बात करें तो वो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो खुद करता है। अगर जो चीजें मैंने खुद ने फॉलो करी हैं, जाहिर सी तौर पर बात है अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप सफल ना हो, क्योंकि मेरी चीजें सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल है, ऐसा मैं मानता हूँ। सबके प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। टॉपर स्टॉक से इतना होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, सही डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, क्या चीजें नहीं करनी है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिनसे आपको बचना है और कुछ चीजें ऐसी है जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। तरीका कुछ और हो सकता है कि किस तरह से फॉलो करें। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा मानना यह है कि अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूं, अगर मुझे नहीं पढ़ना तो मैं 1 मिनट भी नहीं पढ़ूं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका डेली कंटिन्यूटी रूटीन बना हुआ है कि वो 7-8 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो उनके लिए बेनिफिशियल वो चीज है। लेकिन मैं मानता हूँ कि टॉपर स्टॉक देखना एक इस तरह से कारगर साबित हो सकता है कि वो आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको भटकाव से अलग कर सकते हैं। बाकी उन चीजों को फॉलो करना टोटली आपके खुद के दायरे में होता है। तो मेरा मानना यही है कि अपनी स्ट्रेटजी आप खुद से बनाएं, कुछ उन चीजों को करने से बचें जो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, और पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करें। जी। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने। नाउ एक चीज, जैसे हर मनुष्य जो भी प्रिपेयर कर रहा होता है वो हमेशा ऐसे रहता है उनको कि वो 100% अपना रिजल्ट कभी भी अचीव नहीं कर पाते जितना वो सोचते हैं।
जैसे आप अभी 672 रैंक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, बट आपके मन में कहीं तो ऐसा होगा कि आप बहुत और भी बहुत अच्छा कर सकते थे। तो ऐसी कौन-सी मतलब स्टूडेंट्स के लिए आप कोई टिप्स देना चाहोगे, जिससे जैसे जो आपने गलतियाँ करी वो कहीं और स्टूडेंट्स ना करें? देखिए, एक सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। काफ़ी लोगों में आता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लोगे तो आपके अंदर हाइप बन जाएगी कि मैंने प्रीलिम्स निकाला, मैं इन भीड़ से अलग हूँ, थोड़ा-सा हट के हूँ। आप मेंस निकाल लेते हैं तो वो फिर हौवा और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भई आपने मेंस निकाला है, आप उन लोगों से भी छट गए तो क्रीम क्रीम में से भी अलग क्रीम हो गए। तो मेरा मानना ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से जितना हो सके वो बचें, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा झलकती है वो चीजें। हालांकि मेरे अंदर ये चीज नहीं थी, पर मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके अंदर ये सारी चीजें थी और वो इंटरव्यू वाले फेज पे मार्क्स खा गए। तो सबसे बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ओवर कॉन्फिडेंस। सेकंड चीज, जो हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, लो कॉन्फिडेंस भी एक सबसे मोटिवेट डिमोटिवेटिंग करने वाला एलिमेंट होता है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो शुरुआत से इसी फेज में रहे कि नहीं यार, इतने सारे लोग हैं, हमारा कैसे ही होगा। फाइनली उनका हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन प्लस ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों घातक चीज है। इन दोनों चीजों को हटाना चाहिए और एक संयमित ढंग से अपने आप पर भरोसा रख के ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे करना है, हर हालत में मैं कर सकता हूँ। तो ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो अपना टाइम प्रेशियस है, उस टाइम को थोड़ा कम फालतू में बर्बाद करने पर ध्यान कम देना चाहिए, क्योंकि जितना मैं इन चीज पर तो मैं खुद भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना खूब टाइम समय जाया किया है। मैं काफी घूमा हूँ प्रिपरेशन में, मैं उतना ढंग से मानता हूँ कि मैं लगा नहीं हूँ। अगर थोड़ा और मेहनत करता तो मुझे लगता है कि ये रैंक कहीं और होती और शायद मुझे प्रॉपर आईएएस मिल सकता था। पर ठीक है, अभी चीजें जो है उनसे मैं प्रेरणा तो लूंगा ही, और आगे हो सकता है कि मैं अगला प्रयास दूं और उसमें मैं कोशिश करूं कि इन चीजों को मैं ना ना अपने जीवन में आने दूं, और एक अच्छे डेडिकेशन के साथ अपने साथ ऑनेस्ट रह के तैयारी को आगे बढ़ाऊं, जिससे कि हो सकता है कि अगले फेज में मुझे प्रॉपर आईएएस मिलने की उम्मीद बढ़े और मैं संभवतः अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूं। जी। ओके, सो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अपनी प्रिपरेशंस में किन-किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा कहीं न कहीं स्टूडेंट्स का दुश्मन ही रहता है उनकी प्रिपरेशंस में। तो एक चीज़ जैसे रहती है, जैसे लोग अपनी ग्रेजुएशंस के बाद कभी-कभार प्लानिंग करते हैं कि वो यूपीएससी के लिए जाएँ, या फिर मतलब एक राइट टाइम क्या होता है प्रिपरेशंस के लिए जाने का आपके अकॉर्डिंग? मेरा मानना तो ये है कि 4 साल जैसे मैंने बीटेक करी है, बीटेक करी है, आप मेरे दोस्त रहे हैं, आपको भी पता है कि बीटेक में लोग कैसे पढ़ते हैं। तो आपने भी बीटेक करी है, मैंने भी करी है, तो वो लास्ट नाइट वाला फेज होता है अपना कि भाई जैसे कल एग्जाम है तो मैं आज पढ़ाई करूंगा और कल मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आप जिस फेज में हो आप उसको जियो। 4 साल मैंने अच्छे से एंजॉय किया, कॉलेज लाइफ का फुल मजा लिया, और कॉलेज में पढ़ाई भी थोड़ी बहुत उतनी करी कि मैं ढंग से पास हो जाऊं, मेरे बैक ना लगे। 7 सीजीपीए ठीक ठाक माने जाते हैं अपने इंजीनियरिंग में, मेरे उतने सीजीपीए आ गए। और मैंने सोचा कि मैं मूवमेंट को एंजॉय करूंगा, मूवमेंट को एंजॉय करने में ज्यादा ध्यान देता हूं। मैंने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, कविताओं में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने एक्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने बहुत सारी चीजें करी हुई हैं ये सारी। और मुझे लगता है कि मेरा जब 4 साल का वो कोटा हो गया कि भाई ठीक है, मैंने कॉलेज से पास आउट हो गया, उसके बाद मुझे इस डायरेक्शन में आना, क्योंकि पास पहले से फिक्स था। तो मुझे लगता है कि उस फेज में मैं जब आया तो मेरा ये डेडिकेशन ये था कि मुझे इस फील्ड में पूरी तरह से जान झोंकनी है, क्योंकि मैंने 4 साल खूब मजे किए, अपनी कॉलेज लाइफ मैंने एंजॉय की है अच्छे से। तो मुझे लगता है मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन फेज में, तो आप प्रिपरेशन को एंजॉय करिए, अगर आप कॉलेज फेज में, तो अपने कॉलेज के दिनों को एंजॉय करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो एंजॉय मोटिवेशन इतना दे दे कि आप अगले एक दो प्रयास में ही यूपीएससी जैसी बड़ी एग्जाम क्लियर कर पाए। अदरवाइज तो डिमोटिवेशन वाले फेज बहुत आते हैं जिंदगी में। अभी काफी मेरे जानने वाले ऐसे लोग हैं जो 5 5 6 6 बार यूपीएससी मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिया, लेकिन उनका नहीं हो पाया। तो वो ऐसी सारी चीजें प्रेशर माइंड पे क्रिएट करती हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं आ पाया अभी। और मैं सबसे बड़ी इसमें जो एडवांटेज हुआ है वो मेरे लिए शायद यही हुआ है कि मैं मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अपना जो फेज चल रहा है उसे आप एंजॉय कीजिए। आपको जिस समय लगता है, अपनी अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं यार, मुझे अभी यूपीएससी के लिए ट्राई देना है, तो उस टाइम आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए उस चीज को के पीछे। और शिद्दत से आप लगेंगे तो मुझे जितना भरोसा है कि आप मोस्ट लाइकली आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे और चीजों को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। जी। ओके, सो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, भले चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर कुछ भी और कर रहा हो, कि शिद्दत बहुत ज़रूरी होती है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, और आप जो कुछ कर रहे हो, एन्जॉय द मोमेंट्स। ये बहुत अच्छी बात बताई मिस्टर विकास आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रिविजन्स को अपनी प्रिपरेशंस में कैसे हैंडल करते थे?
लाइक बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको फिर रिवीजन में लाना आसान होता नहीं है। देखिए, बात ऐसी है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, जैसे आपने कहा सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, सिलेबस डिफाइंड भी नहीं है उतना ज्यादा कि हम कितनों को कवर करें। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें देखना है एक सेगमेंट की कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अगर जैसे मान के चलिए मैं पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी में 4 5 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, और आगे भी फिर मेंस में भी उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे केंद्र राज्य संबंध की बात करूं, मैं संसद की बात करूं, मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और इनकी बात करूं, राज्यसभा लोकसभा की बात करूं, संसद पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, तो ये कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो मोस्ट लाइकली यूपीएससी के लिए ऐसे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो मैंने उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया क्योंकि आप 100 क्वेश्चन देखने वाले हो प्रीलिम्स, आपको अभी कट ऑफ की लिस्ट जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 क्वेश्चन सही करने हैं काट के। तो मैं 100 क्वेश्चन की बजाय मैं 70 क्वेश्चन तक बढ़िया था दूंगा। 70 क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि 70 में से मेरे मैक्सिमम सही हो, ताकि नेगेटिव कम हो और मैं अच्छे से एकदम सेफली अपने पाथ को क्लियर कर। तो मुझे लगता है कि वो सिलेबस को अपने आप कंसाइज करना पड़ेगा, अपने आप से देखना पड़ेगा कि यार कौन से ऐसे एरिया है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस आजकल बहुत यूट्यूब पे मिल जाता है, गूगल पे मिल जाता है, मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, तो उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिससे क्वेश्चन मोस्ट लाइकली पूछे जा रहे हैं। उन पे फोकस करना होता है, उन पे फोकस करोगे तो आपको अपने आप में सिलेबस बहुत कम लगेगा। और अगर आप कुछ एक एक बुकलेट को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं, तो दूसरी कोई बुकलेट की जरूरत नहीं पड़ी। आप पॉलिटी सिर्फ एम लक्ष्मीकांत से कवर कर पाएंगे ना। तो एम लक्ष्मीकांत एक बुकलेट है, ठीक है, इतनी मोटी बुकलेट है, ऐसी कुछ बुकलेट तो होंगी, अगर आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी बहुत बुकलेट तो आपके पास होंगी। लेकिन अगर आप एक सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सिलेबस काफी अपने रेंज में लगेगा कि नहीं ये सिलेबस में कर सकता हूँ। दूसरी बात आपने करी कि रिवीजन का कितना रोल है, तो मेरा सबसे जो मेन फोकस रहता है वो रिवीजन पे रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे इतना कम समय, जो सबसे कम समय लगा है यूपीएससी क्लियर करने में, मात्र मैंने 2 साल की मेहनत कॉलेज की बात करके यूपीएससी क्लियर किया, तो उसके लिए वो ये है कि रिवीजन मैंने लगभग सारी चीजों का 8 10 बार कर चुका हूँ। जैसे कोचिंग में कोई चीज पढ़ाई, जैसे इकोनॉमी उन्होंने कोचिंग में पढ़ाई, तो उसके जो नोट्स मेरे पास पर्याप्त हैं, वो नोट्स मैं एक बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा और इस नोट्स कवर कर पाओगे। और आप हर बार जब नोट्स कवर करोगे तो उसमें टाइम कम लगता जाएगा। जैसे शुरुआत में आप नोट्स पढ़ोगे तो लग सकता है आपको 1 महीना लग गया, अगली बार आप पढ़ोगे तो 20 दिन लगे। ऐसे ऐसे करते करते आप 4 5 दिन के अंदर लास्ट के टाइम पे जब रिवीजन करोगे, 4 5 दिन में पूरा सिलेबस एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर पाओगे। और उसी आधार पर मैंने वो चीजें फॉलो करी। और रिवीजन मैंने लगभग सारी सब्जेक्ट का कम से कम 5 या 6 बार को किया ही किया है, जिससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ठीक है यार, अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर लूंगा। तो यही मेरे लिए बहुत फायदेमंद चीजें रही है और रिवीजन का खास कर रोल रहा है। और वो मैं मेरा मानना ये है कि सभी एस्पिरेंट की लाइफ में वो रिवीजन का रोल बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आप उदाहरण की बात ही लें तो काफी अगर हम एक चीज याद, हम पहली बार में हो सकता है वो नंबर याद नहीं रख पाएंगे कि भाई किसका नंबर है, क्या है, कौन है। लेकिन लगातार उसी नंबर से 10 बार कॉल आ जाए तो हम हमें वो नंबर याद रह जाएगा कि यार ये उस पर्सन का नंबर है जिसमें हम, और नंबर भी एज इट इज मुंह जवानी याद रह जाता है। तो वही चीज रिवीजन का भी, आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपको चीजें याद रहेंगी। जी। सो रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है प्रिपरेशन में, एंड इन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने रिवीजन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इन्होंने बहुत कम टाइम में ये सक्सेस अचीव करी है। और मेरा मानना है कि इनके द्वारा कही गई एक एक बात एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स होते हैं, क्या आपने भी सोल्व किए थे? ऐसा बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, आपके अकॉर्डिंग क्या कहना आपका है इस चीज़ पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे मान के चलिए आप कोई क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, आप इंडिया टीम की बात करें, कोई भी क्रिकेट मैच खेलने जा रही है, तो उससे पहले नेट प्रैक्टिस वो करते हैं, हमेशा करते हैं। पीवाईक्यूज हमारे लिए सेम टू सेम नेट प्रैक्टिस रहता है। आंसर उसके हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उन्हें सॉल्व करते हैं, और अच्छे से जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई हमारी गलतियां कहाँ है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू से बेस्ट ऑप्शन कोई होता नहीं, मेरा ये मानना है। तो आपको नेट प्रैक्टिस करनी है, नेट प्रैक्टिस होती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, अच्छे से उनको पढ़ेंगे, उनका जो सोल्यूशन है वो अच्छे से देखेंगे, और आप रियलाइज कर पाएंगे कि भाई मेरी गलतियां कहाँ रही है। तो संभवतः आने वाले समय में जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उन छोटी छोटी गलतियों को आप ना कर पाए। कई बार जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया कि भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला क्वेश्चन आया और 3 ऑप्शन दे रखे मान लीजिए,
और लास्ट में देखा कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। अब लड़का पढ़ रहा है, एस्पिरेंट पढ़ रहा है, तो उसने पढ़ लिया कौन से कथन सही है, और वो आंसर लगा के आ गया, आंसर हो गया गलत। वो जानता है कि भाई मैंने सही किया लेकिन मैं गलत हो गया। तो ऐसे पीवाईक्यूज को हम जब रिवीजन करेंगे, हम जैसे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, तो वो सिली मिस्टेक्स हमारी नहीं होगी। तो वो नहीं वाला जो छूटा हुआ है ना, वो पढ़ने में आएगा कि कौन से कथन सही नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हम जब सवाल का आंसर लगाएंगे तो हमारे अच्छे भी क्वेश्चन होंगे, आंसर सही निकलेंगे। और साथ में पीवाईक्यूज का रोल ये रहता है कि वो कॉन्सेप्टल क्लियरिटी देते हैं। जैसे मान के चलिए इन्फ्लेशन पे कोई क्वेश्चन आया, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन पे सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आएगा, अगली बार भी इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आएगा, तो हमारा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि इन्फ्लेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या चीजें नहीं होती है इन्फ्लेशन में, क्या होता है। तो उस पर अगर अगली बार क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो मुझे लगता है पीवाई टू नेट प्रैक्टिस के तौर पर आपके सामने उपस्थित रहते हैं, जो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सबसे अच्छा तरीका है कि उनको आप सॉल्व करिए। हो सकता है एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सकता है उतनी बार करें। और उनके कॉन्सेप्ट जो पीछे है, उनके हिडन जो कॉन्सेप्ट है, उनको आप क्लियर करें, ताकि आगामी समय में आपको सफलता मिले उनके बेसिस पे। जी। तो बहुत अच्छी इन्होंने चीजें बताई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड इन्होंने एक चीज और बताई, जनरल मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड करें। लाइक अभी इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें इन चीजों का ध्यान दे के आगे बढ़ते हो, तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस में चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे स्टूडेंट्स का रहता ही है कि जैसे प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के बाद में ऐसा होता है मेंस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में कहीं कुछ एस्पिरेंट्स लैग कर जाते हैं। तो कहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मतलब कभी जैसे ढीले पड़ जाते हैं लोग बाग प्री के बाद में? क्योंकि इस बार का प्री पूरा अनसर्टेन था, तो मुझे लगा था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। कट ऑफ की मैंने उम्मीद इतनी कम जाने की करी नहीं। तो मैं प्रीवियस ईयर की जब कट ऑफ देख रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं कट ऑफ के बराबर ही था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बराबर मैं लगभग था। तो मेरा मानना यह था कि मेरा नहीं होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मैंने आगामी समय में प्रीलिम्स के लिए मैंने दोबारा पढ़ना चालू किया कि भाई दोबारा तो अपने को एग्जाम देना ही देना, अटेम्प्ट देना है, तो उसके लिए तैयारी चालू करें। तो मेरा मानना यह है कि वो चीजें अपने को थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। प्रीलिम्स का जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तब तक हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो वो हार्डली 10 से 15 दिन देगा प्रीलिम्स का रिजल्ट। तो उस बीच में भी हमें मेंस का थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है कि अगर हो जाए सिलेक्शन तो उसको कैरी ऑन करेंगे। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें पूरे जेल के साथ जुट जाना है प्रीलिम्स की तैयारी दोबारा करने के लिए, कि भाई ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना, हम डिले पड़ेंगे। आप इस प्रिपरेशन फेज में हो, आपको वो चीजें आपका ड्रीम है, आप उन चीजों को करने के लिए यहाँ बैठे हुए हो, तो आपको एकदम ढीले तो पड़ना ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोहा गर्म होता है, तो उस पर चोट मारनी चाहिए, है ना। तो गर्म लोहे पर चोट अगर मारोगे तो आपको रिजल्ट परिणाम भी उतने ही बढ़िया मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस नेगेटिविटी को छोड़ के और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आप इस फील्ड में हो। और पहले भी मैंने कहा कि एंजॉय द मूवमेंट, तो मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए, डिप्रेशन नहीं लाना चाहिए अपनी जिंदगी में। बस मेरा तो यही मानना है, यही मैंने फॉलो किया था। बाकी एस्पिरेंट भी इसे फॉलो करें तो उनके लिए भी कारगर साबित होगा। ओके, सो बहुत अच्छा इन्होंने बताया। लाइक इनकी प्रिपरेशंस में लाइक बिल्कुल कूल रह के प्रिपरेशंस करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने कभी इतना स्ट्रेस लिया नहीं जिस टाइप से इन्होंने एक एक दो साल में ही ये सक्सेस अचीव करी है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि मेंस टेस्ट सीरीज में जो आंसर राइटिंग्स है उनके लिए आप बेस्ट वे क्या फॉलो करते थे अपनी प्रिपरेशंस में? मेंस, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए दो तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं अच्छे से। जैसे आप अगर प्रीलिम्स क्लियर किए तो यहाँ पे दृष्टि ने एक प्रोग्राम चला रखा है, जिसके अंदर आपको मेंस मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो विदाउट एनी। आप संस्कृत या एआईएस की बात करें, जो मेरी कोचिंग रही है, उन्होंने भी मेंस मेंटरशिप का प्रोग्राम चला रखा है। तो ऐसी बहुत सारी हिंदी मीडियम में कोचिंग है जो फ्री में मेंटरशिप का प्रोग्राम चला रहे हैं। और उसमें क्या है कि अगर आप एक दो दिन का गैप लेके अगर डेली आंसर राइटिंग करोगे, तो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी, बढ़िया होंगी, और आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे, और परिणाम भी उतने ही बेहतर होंगे। तो लगातार प्रयास करने चाहिए, हमें लगातार आंसर राइटिंग करनी चाहिए, पहला आंसर राइटिंग छोड़ नहीं चाहिए। और हमें एक फोकस करना चाहिए कि हम पेपर पूरा कर पाए अच्छे आंसर के साथ। तो वो वही होगा जब आप 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने की मेहनत करके जाओगे, अपने पीछे उतना बैकअप लेके जाओगे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कितना अच्छा आंसर इसका लिख पाऊंगा। तो वो फॉलो करना चाहिए। और मेंस मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, लाइफ में बहुत जरूरी होती है। अगर आप इतना बड़ा गोल लेके चल रहे हैं, किसी भी चीज के पीछे प्रयास तो करने ही पड़ेंगे ना। तो यही मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग तो नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती। एक्चुअली यूपीएससी में कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता।
अगर आप सारी चीजों को फॉलो करें और अच्छे से फॉलो करें तो सफलता आपके दरमियान आएगी आएगी और आपके कदम चूमेगी, मेरा मानना यही है। जी। ओके, जैसे अभी आपने बताया कि मेंस के पेपर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आपका पेपर पूरा होना चाहिए। उस ड्यूरेशन में दरअसल टाइम मैनेजमेंट का एक इश्यू रहता है स्टूडेंट्स के साथ, तो उसको आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते थे ताकि आपका पेपर भी कंप्लीट हो और टाइम भी आपका मैनेज हो पाए सही से? अ, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शन आपके पास एक ही है कि आप पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे और आंसर राइटिंग करोगे। तो मेरा मानना यह है कि शुरुआत के फेज में हो सकता है कि आप पूरा पेपर ना लिख पाओ। भाई शुरुआत में अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट रह जाए, ठीक है। तो हमें वो कोशिश करते रहनी है। जैसे मान के चलो आप अगर किसी कुआं पे पानी भरने जा रहे हो, शुरुआत में आप रस्सी से खींचोगे तो उस पे पत्थर पे निशान नहीं पड़ेंगे। लेकिन डेली डेली करोगे तो काफी समय बाद हो सकता है कि उस पत्थर पर निशान पड़ जाए। और होता भी है, आपने एक सुना होगा दोहा की करत 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 जाते जड़ मति ओर सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ये हकीकत है ये बात। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग स्किल्स भी निखरेंगी और आपका समय भी बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, 2 ढाई 3 साल 3 महीने और उससे भी ज्यादा आप जितनी कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग बराबर तरीके से करनी चाहिए, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए और साथ में आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, गुड। सो जैसे प्री के होने के बाद मेंस में भी कभी-कभार मेंस में जितने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको फिर अगला स्टेज जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के लिए जाना होता है, तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशंस सही तरीका क्या होता है? कोचिंग जॉइन करना या फिर कुछ और प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशंस के लिए? इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू का जो सिलसिला मैंने फेस किया, रियल इंटरव्यू में मैंने जो फेस किया है, तो मॉक इंटरव्यू का ये होता है कि आपको वो थोड़ा बहुत उस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे कि अगर इतना ग्रिल किया जाता है, इतना आपसे क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे वो सिचुएशन। तो मॉक इंटरव्यू वही होता है कि अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो हार्ड से हार्ड चैलेंज आपके सामने फेस किया जाए, जिससे कि आप ऐसा बन के सामने आए कि अगर वो जैसा भी चैलेंज आपके सामने आएगा तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि मॉक इंटरव्यू ने बहुत हेल्प करी है। और जैसे मेरे मॉक इंटरव्यू में भी लगभग 185 190 के अराउंड मेरे एवरेज मार्क्स रहे थे। फाइनल यूपीएससी में मेरे 185 मार्क्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो बहुत अच्छा था। हालांकि मॉक इंटरव्यू का 1/10% भी वहां पे प्रेशर नहीं रहता। बहुत चिल माहौल रहता है, बहुत सटल माहौल रहता है। और ऐसा होता है कि आप चीजों को अच्छे से वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एल्डरली लोग होते हैं और उनके सामने अपने को एक तमीज से तहजीब से बात करनी होती है। और मेरा मानना यही है कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाके एक अच्छे बच्चे की तरह अपने परिवार के बड़े सदस्यों से जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से अगर आप बातचीत करते होंगे तो आपको चांसेस हैं कि नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। और कन्विक्शन लगनी चाहिए आपके आंसर में। आप जो बोलो वो सतही आंसर नहीं लगनी चाहिए, वो लगना चाहिए कि भाई ऐसा है तो ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवाबाजी चल रही हो। तो उनको बिलीव भी होना चाहिए आपकी, और वो बिलीव जो आएगा वो आपकी बातों से ही आएगा। जिस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को पेश करते हैं उनके सामने, वो सबसे बड़ा जो है आपके नंबर गेन करने का तरीका होता है। और एक चीज जो मिसकॉन्सेप्शन है इस प्रिपरेशन के फेज में, इंटरव्यू गाइडेंस के फेज में, वो मैं आपको बता दूं कि काफी लोग एक मीम वायरल हुआ था अभी कि आपका बैठने का तरीका बड़ा कैजुअल है ये वाला। तो मेरे जो मैंने फेस किया है पर्टिकुलरली वहां पे, आप किस तरह से एंट्री ले रहे हैं, किस तरह से आप बैठ रहे हैं, और कितने तरीके से आपने क्वेश्चंस वगैरह तैयार कर रखे, आपने किस तरह से आपने किस तरह से अपनी चीजें तैयार कर रखी है, आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, इन चीजों का कोई मायना नहीं होता। आप किस तरह से एंट्री ले रहे हैं कोई परवाह नहीं करता। आप किस तरह से बैठ रहे हैं कोई परवाह नहीं करता। बशर्ते उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये फेज आपको एक्सेप्ट करना है और ये चीजें आपको एक्सेप्ट करके चलनी है और बहुत कूल एंड काम होकर जाना है, जिससे आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं और अच्छे से चीजों को ग्रैब कर पाएं और अपने नंबर अच्छे से ला पाए इंटरव्यू में। जी। सो बहुत अच्छा लगा मिस्टर विकास आपसे बात करके। और लास्ट क्वेश्चन फॉर और एक्सपीरियंस, एनी मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो कि उनको प्रिपरेशंस में ताकि वो उनके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रह सके? ये मेरा मानना यही है कि अपने आप पे भरोसा रखो। सबसे बड़ा जो एक की पॉइंट है कि अपने आप पे भरोसा रखोगे तो आगे आप खुद सफलता भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो जमाना तुम पे वैसे ही भरोसा नहीं कर रहा। अगर रियलिटी की बात करें तो लोग अब चिढ़ते हैं, सक्सेस से जलन होती है, जितना आपको बधाई देते हैं वो काफी लोग चिढ़ते भी हैं उसी तरीके से। तो आप अगर खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत होंगे। मैंने भी कुछ लोगों से सुना हुआ है अपने बारे में कि भाई कितना
तू कर रहा है तैयारी, क्या तू कर पाएगा, क्या नहीं करेगा, हमें तो नहीं लगता, कोई छोटी जॉब की तैयारी कर लेता, कम से कम समय तो खराब नहीं होता। साथ वाले लोगों को देख के बुरा लगता था कि यार वो लोग कमा रहे हैं, हम लोग अभी भी घर से रुपए मांग रहे हैं। तो उन चीजों को एज ए मोटिवेशन लेना है कि यार किसी चीज में अगर हम सफल हो गए तो हम उनसे बड़े ओहदे पर जाएंगे, हम बड़े काम कर पाएंगे, हम लोगों को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है, और किसी चीज के लिए अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है, भरोसा अपने आप पे रखना है, और जितना हो सके उतना कोशिश करते जानी है, पढ़ते रहना है, और बस पढ़ते रहना है। यही मेरा मैसेज है सभी सभी के लिए। और अग्रिम बधाइयां जो आगे आने वाले समय में सक्सेस प्राप्त करें उन लोगों के लिए। और बस मैं यही कहना चाहूंगा अभी तो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर विकास। आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशंस में आपके द्वारा बताई गई बातें कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगी। तो हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं, बिकॉज आपने वैसे तो इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है, वो भी इतने कम टाइम में। तो really it's a proud moment for you and your family, and I again congratulate to you and your family for achieving such a great rank and such a great opportunity you have grabbed it, right? So थैंक यू मुकेश। okay, so हमारे जो टॉपर्स स्टॉक है उसका इतना यही उद्देश्य रहता है कि आप लोग अपने प्रिपरेशंस में टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाओ, उनके द्वारा कही गई बातों को आप ध्यान से सुनो और अपनी प्रिपरेशंस में इम्प्लीमेंट कर पाओ। सो अगर आगे किसी स्टूडेंट को कोई इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहते हैं, तो आई विल बी मेंशनिंग मिस्टर विकास प्रोफाइल सम और सम अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो दैट यू गाइस विल बी एबल टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम, राइट? तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग फाइंड कर पाओगे, तो अपनी कुछ भी डाउट्स रहते हैं वो आप इनसे पूछ सकते हो। सो ओके मिस्टर विकास, अगेन थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।